कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जहां जहां एक बहुत ही खूंखार तानाशाह को सत्ता से उखाड़ फेंका जाता है। एक नया संविधान लिखा जाता है जिसमें पूरी तरह से समानता का वादा होता है। बिल्कुल। कोई किसी का मालिक नहीं, कोई गुलाम नहीं। बिल्कुल, एकदम आदर्श समाज। हाँ, लेकिन महज कुछ सालों बाद होता ये है कि वही आजाद जनता अपने ही चुने हुए नए नेताओं के लिए दिन रात गधों की तरह काम कर रही है। भूख से मर रही है। एकदम सही। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वे इस नए शोषण के लिए अपने ही नेताओं का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये सच में मतलब बहुत ही अजीब स्थिति है ना? तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम ठीक इसी मनोवैज्ञानिक जाल को डिकोड करने वाले हैं, हमारे आज के स्रोतों के आधार पर। बिल्कुल। और ये एक ऐसा पैटर्न है जो इतिहास में बार बार मतलब अनगिनत बार सामने आता है। हाँ। आज हम जॉर्ज ऑवेल के मशहूर रचना एनिमल फार्म, उसके इर्द गिर्द जो गहरे विश्लेषण और नोट्स मौजूद है उन पर बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि दिखने में कहीं बच्चों की मतलब जानवरों की एक प्यारी सी कहानी लगती है। हाँ, लेकिन ये कोई बच्चों की कहानी है नहीं। ये असल में सत्ता, उसके द्वारा किए जाने वाले मानसिक हेरफेर और एक जो आदर्श समाज होता है ना, वो धीरे धीरे कैसे तानाशाही में बदल जाता है, उसका एक बेहद सटीक ब्लूप्रिंट है। चलिए फिर इसे थोड़ा समझते हैं। कहानी का जो बेस है वो तो हम सब जानते ही हैं। मिनर फार्म नाम की जगह है जहां जानवर इंसान के मतलब मिस्टर जोन्स के जुल्मों से परेशान है। मिस्टर जोन्स उनका निर्दयी मालिक है। हाँ, तो एक बूढ़ा सुअर है, ओल्ड मेजर, वो उनके मन में समानता का बीज बोता है। फिर क्या होता है? इंसान को भगा दिया जाता है और फार्म का नाम बदलकर एनिमल फार्म रख दिया जाता है। और वो एक नया सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल। दीवार पर 7 नियम लिखे जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नियम है सभी जानवर बराबर हैं। और उनका एक नारा भी गढ़ा जाता है, 2 टांग वाले बुरे, 4 टांग वाले अच्छे। अब सुनने में तो ये एक परफेक्ट यूटोपिया या कह लें कि रामराज्य लगता है, लेकिन मुझे हमेशा से ये सवाल परेशान करता है कि क्या समानता का ये ढांचा व्यवहारिक स्तर पर कभी टिक सकता? ये बहुत ही गहरा सवाल है और इसका जवाब उस वैक्यूम में छुपा है। मतलब उस सत्ता के शून्य में जो मिस्टर जोन्स के जाने के बाद पैदा होता है। सत्ता का शून्य? हाँ, देखिए, जब भी कोई स्थापित सत्ता उखाड़ फेंकी जाती है ना, तो एक जगह खाली हो जाती है। समानता का जो विचार है वो सुनने में या सैद्धांतिक रूप से बहुत लुभावना है। बिल्कुल। लेकिन किसी भी समाज या संस्था को रोजमर्रा के स्तर पर चलाने के लिए फैसले तो लेने पड़ते हैं। हाँ, फैसले तो लेने होंगे। जैसे फसल कब कटेगी, राशन कैसे बटेगा। और यहीं से वो दरार शुरू होती है। कोई ना कोई उस नेतृत्व की भूमिका में आ ही जाता है। इसको अगर हम एक उदाहरण से समझे तो मान लीजिए कुछ दोस्तों ने मिलकर एक टेक स्टार्टअप शुरू किया। अरे हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। हाँ? उन्होंने तय किया कि कोई बॉस नहीं होगा, सब बराबर के हिस्सेदार होंगे और सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। शुरुआत में तो ये बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, शुरुआत के कुछ हफ्तों तक सब बढ़िया चलता है, लेकिन जल्द ही किसी एक को बैंक के चेकों पर साइन करने का अधिकार दिया जाता है। हाँ, या किसी एक के पास सर्वर के मेन पासवर्ड्स होते हैं। एकदम सही। और धीरे धीरे बिना किसी औपचारिक घोषणा के वो व्यक्ति एक अघोषित बॉस बन जाता है। और ये स्टार्टअप वाला उदाहरण ना काफी हद तक एनिमल फार्म की शुरुआती स्थिति को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। सैद्धांतिक रूप से सभी जानवर बराबर हैं। हाँ, दीवार पर तो यही लिखा है। लेकिन सुअर जो खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हैं, वे शारीरिक काम करना बंद कर देते हैं। वे कहते हैं कि हम प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट का काम संभालेंगे। और फैसले भी वही लेते हैं। बिल्कुल। और यहीं से समानता के नियम में पहला कह सकते हैं कि एक अदृश्य समझौता होता है। बौद्धिक कार्य को शारीरिक कार्य से ऊपर रखा जाने लगता है। समझ गया। और इसी मैनेजमेंट के भीतर फिर सत्ता की असली लड़ाई शुरू होती है। हमारे जो नोट्स हैं उनमें 2 सुअरों के बीच के टकराव का बहुत गहराई से जिक्र है। स्नोबॉल और नेपोलियन। हाँ, स्नोबॉल और नेपोलियन, ये दोनों एक ही क्रांति से निकले हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका एकदम अलग है। जमीन आसमान का अंतर है। स्नोबॉल वो नेता है जो पढ़ा लिखा है, जो लंबी योजनाएं बनाता है। वो चाहता है कि फार्म में एक पवन चक्की बने, मतलब विंड मिल, जिससे बिजली पैदा हो और जानवरों की मेहनत कम हो। वो विकास की बात करता है। बिल्कुल, विकास की। लेकिन दूसरी तरफ नेपोलियन है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नेपोलियन की दिलचस्पी लंबी बहसों या जन कल्याण की योजनाओं में बिल्कुल नहीं है। तो उसे क्या चाहिए? सत्ता। वो सत्ता की उस नब्ज को समझता है जिसे स्नोबॉल पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। स्नोबॉल का मानना है कि अगर विचार अच्छे हैं, तर्क सही है, तो वो हमेशा जीतेगा। लॉजिक के दम पर। हाँ,
लेकिन नेपोलियन जानता है कि एक सत्ता के शून्य में अच्छे विचारों से ज्यादा प्रभावी चीज क्या होती है? खौफ और बल प्रयोग। खौफ। और यही कहानी सच में एक बहुत गहरा मोड़ लेती है। नेपोलियन छुपकर कुछ पिल्लों को पालता है और उन्हें अपने वफादार, खूंखार शिकारी कुत्तों के रूप में तैयार करता है। बिल्कुल, एकदम सीक्रेट तरीके से। हाँ, और एक दिन जब स्नोबॉल पवन चक्की के फायदों पर एक शानदार भाषण दे रहा होता है और ऐसा लगता है कि सारे जानवर उसकी बात मान ही लेंगे, तभी नेपोलियन अपना दाव चलता है। बिल्कुल, नेपोलियन उन खूंखार कुत्तों को स्नोबॉल पे छोड़ देता है। बेचारे स्नोबॉल को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है और नेपोलियन अचानक खुद को सर्वे सर्वा घोषित कर देता है। मतलब ये तो सीधे सीधे साबित करता है कि दिमाग पर हमेशा ताकत और हिंसा भारी पड़ती है। मैं कहूंगी कि ताकत हमेशा दिमाग पर भारी नहीं पड़ती, लेकिन वो उन आवाजों को जरूर दबा देती है जो सत्ता के लिए खतरा बन सकती हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, नेपोलियन के जो कुत्ते हैं ना, वो सिर्फ जानवर नहीं है, वे राज्य के एकाधिकार वाले बल का प्रतीक है। मतलब स्टेट्स मोनोपोली ऑन वायलेंस। जैसे पुलिस या आर्मी? बिल्कुल, वे सीक्रेट पुलिस या उस सैन्य ढांचे का प्रतिनिधित्व करते हैं जो किसी भी तानाशाह को सत्ता में बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी होता है। हाँ, डर का माहौल। नेपोलियन ने ये बहुत जल्दी समझ लिया था कि अगर उसे स्नोबॉल के बौद्धिक श्रेष्ठता को हराना है तो उसे बहस जीतने की जरूरत ही नहीं है, उसे बस बहस करने वाले को ही रास्ते से हटाना है। एकदम सही। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बात खटकती है। जब नेपोलियन ने स्नोबॉल को भगाया और खुद सारे फैसले लेने का ऐलान किया, तो बाकी जानवर चुप क्यों रहे? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है ना? मतलब घोड़े, गायें, मुर्गियां, इनकी संख्या सुअरों और कुत्तों से कहीं ज्यादा थी। अगर वे मिस्टर जोन्स जैसे ताकतवर इंसान को भगा सकते थे, तो उन्होंने उसी वक्त नेपोलियन के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या वे सिर्फ कायर थे? इसे सिर्फ कायरता कहना पूरी स्थिति को बहुत सरलीकृत करना होगा। अच्छा, ये संस्थागत डर और घटनाओं की जो गति होती है ना, उसका परिणाम होता है। हाँ। तख्तापलट हमेशा बहुत तेजी से होते हैं, पलक झपकते ही। बिल्कुल। आम जनता या इस कहानी में आम जानवर उस वक्त एक तरह के भ्रम में होते हैं। वे अभी भी क्रांति के उस खुमार में होते हैं जो उन्हें लगता है कि अरे सुअर तो हमारे अपने हैं, वे जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। वो अंधा विश्वास। हाँ, और दूसरी बात, मिस्टर जोन्स के खिलाफ जो बगावत थी वो एक सहज सामूहिक गुस्सा था, लेकिन नेपोलियन के खिलाफ बोलने का मतलब था उन खूंखार कुत्तों के दांतों का सीधा सामना करना, वो भी बिना किसी लीडर के। बिल्कुल, बिना किसी नेतृत्व के। एक डरी हुई और असंगठित भीड़ कभी भी संगठित हिंसा का मुकाबला नहीं कर सकती। ये एक बहुत ही डरावनी सच्चाई है जी, कि कैसे सिर्फ मुट्ठी भर लोग हथियारों या इस कहानी में कहें तो कुत्तों के दम पर बहुसंख्यक आबादी को एकदम पंगु बना सकते हैं। सही कहा। लेकिन अब स्नोबॉल तो रास्ते से हट गया, नेपोलियन के पास पूरी सत्ता आ गई। हाँ। लेकिन शुरुआत में जो 7 नियम बनाए गए थे वो तो अभी भी दीवार पर लिखे हैं ना? हाँ, बिल्कुल लिखे। वो नियम जो कहते थे कि सभी बराबर हैं, कोई जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा, कोई शराब नहीं पिएगा। ये नियम तो एक तानाशाह के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। और एक साधारण तानाशाह होता तो शायद उन नियमों को रातों रात मिटा देता। हाँ, पेंट पोत देता उस पर। लेकिन एक शातिर तानाशाह कभी सीधे तौर पर कानून को खत्म नहीं करता, वो उसकी परिभाषा को ही बदल देता है। अरे बाप रे। और सत्ता में बैठे लोग भाषा और इतिहास के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं, इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। बिल्कुल, यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि नेपोलियन और बाकी सुअर धीरे धीरे इंसानों के घर में रहने लगते हैं। वे बिस्तरों पर सोने लगते हैं। तो जब बाकी जानवरों को याद आता है कि अरे नियम तो था कि कोई बिस्तर पर नहीं सोएगा, वो घबराकर दीवार की तरफ जाते हैं। हाँ, और जब वे दीवार की तरफ जाते हैं तो उन्हें वहां क्या मिलता है? नियम बदल चुका है। अब वहां लिखा है कोई जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा, चादर के साथ। चादर के साथ। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होता। जब सुअरों को शराब की लत लग जाती है तो नियम बन जाता है कोई जानवर शराब नहीं पिएगा, हद से ज्यादा। बिल्कुल, ये तो पूरी तरह से बेतुका है। मतलब कोई भी सामान्य व्यक्ति या जानवर ये देखकर समझ जाएगा कि नियम कल रात ही बदले गए हैं, पेंट अभी भी गीला होगा। फिर भी वे इसे मान कैसे लेते हैं? मुझे यहाँ गैसलाइटिंग की अवधारणा याद आ रही है, जहां किसी को इतना भ्रमित कर दिया जाता है कि वो अपनी ही याददाश्त और अक्ल पर शक करने लगता है। एकदम सटीक शब्द पकड़ा है, गैसलाइटिंग।
और इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए नेपोलियन अपने एक खास सुअर का इस्तेमाल करता है, स्क्विलर, जो उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है। हाँ, स्क्विलर सिर्फ झूठ नहीं बोलता, वो तथ्यों को इतनी जटिलता से पेश करता है कि आम जानवर उलझ जाते हैं। जब जानवर कहते हैं कि उन्हें याद है कि नियम कुछ और था, तो स्क्विलर उनसे पूछता है, क्या तुमने ये कहीं लिखा हुआ देखा था? क्या ये तुम्हारा वहम तो नहीं? उफ, दिमाग से खेलना। बिल्कुल। जब सत्ता लगातार पूरे आत्मविश्वास के साथ और अपने पूरे तंत्र का उपयोग करके झूठ बोलती है, तो थकी हुई जनता अपनी ही आंखों देखी सच्चाई पर शक करने लगती है। थकी हुई जनता, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि फार्म के जानवर दिन रात वो पवन चक्की बनाने में जुटे हुए हैं। उनके पास सोचने का, आपस में बहस करने का समय ही नहीं है। क्या ऐसा होता है कि तानाशाह जानबूझकर जनता को इतना व्यस्त और थकावा रखते हैं कि वे बगावत के बारे में सोच ही ना सकें? ये शोषण का एक बहुत ही पुराना हथियार है। शारीरिक थकावट जो होती है ना, वो मानसिक प्रतिरोध को खत्म कर देती है। हाँ, बिल्कुल। जब किसी इंसान का पूरा ध्यान इस बात पर हो कि अगले दिन का खाना कैसे मिलेगा, तो वो इस बात पर बहस नहीं करता कि दीवार पर लिखे नियम के अंत में 2 शब्द कब जोड़े गए। सही बात है, उनकी ऊर्जा ही नहीं बचती। इसके अलावा स्क्विलर एक और बहुत बड़े हथियार का इस्तेमाल करता है, काल्पनिक डर। काल्पनिक डर? हाँ, जब भी जानवर कोई सवाल उठाते हैं या शिकायत करते हैं, स्क्विलर बस एक ही बात कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मिस्टर जोन्स वापस आ जाएं? ओह, एक बाहरी दुश्मन का डर। बिल्कुल। भले ही मिस्टर जोन्स अब तस्वीर में न हो, बहुत दूर हो, लेकिन उसका डर दिखाकर वर्तमान के किसी भी भ्रष्टाचार को जायज ठहराया जा सकता है। ये तो हम आधुनिक दुनिया में भी देखते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वे हम पर हावी हो जाएंगे। हाँ, और इस डर के आगे सारे तर्क हार जाते हैं। बिल्कुल हार जाते हैं। और यही वो तंत्र है जिसके जरिए नेपोलियन सिर्फ वर्तमान पर ही कब्जा नहीं करता, बल्कि वो अतीत पर भी कब्जा कर लेता है। अतीत पर कब्जा मतलब स्नोबॉल के साथ जो किया? हाँ, वो स्नोबॉल को एक गद्दार घोषित कर देता है। वो इतिहास को फिर से लिखता है ताकि ये लगे कि शुरुआत से ही नेपोलियन ही सच्चा नेता था और स्नोबॉल तो हमेशा से दुश्मनों से मिला हुआ था। ये बहुत गहरी बात है। अगर कोई इतिहास को अपनी मर्जी से बदल सकता है, तो वो जनता के भविष्य को भी अपनी मर्जी से दिशा दे सकता है। ये सब इतना व्यवस्थित तरीके से होता है ना कि मुझे वो घटना याद आ रही है जो बहुत ही दिल दहला देने वाली है। वो घोड़े वाली घटना। हाँ, बॉक्सर की। फार्म का सबसे मेहनती और ईमानदार घोड़ा जब वो काम करते करते बीमार पड़ जाता है, तो नेपोलियन उसे अस्पताल भेजने के बहाने से सीधे बूचड़खाने मतलब स्लॉटर हाउस भेज देता है। और फिर स्क्विलर आकर सबको समझा देता है कि अरे नहीं, वो तो अस्पताल में ही मरा है। ये उस व्यवस्था का चरम है जहां सत्ता अपने सबसे वफादार सेवकों को भी महज एक संसाधन की तरह चूस कर फेंक देती है। पूछना बंद कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि नेता जो कर रहा है वो व्यापक भलाई के लिए है। तो वे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। हाँ, वे अपने ही विनाश के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे होते हैं। और इस विनाश का सबसे खौफनाक दृश्य हमें कहानी के बिल्कुल अंत में देखने को मिलता है। बिल्कुल अंत में सारे के सारे नियम टूट चुके हैं। जो सुअर कभी कहते थे कि 2 पैरों पर चलने वाला हर जीव दुश्मन है, वे अब खुद 2 पैरों पर चलने लगे हैं। वे हाथों में कोड़े लेकर चलते हैं। उन्होंने मिस्टर जोन्स के कपड़े पहन लिए हैं। वो दृश्य असल में उस यूटोपिया के पूरी तरह से ढह जाने का प्रतीक है जिसकी कल्पना ओल्ड मेजर ने की थी। हाँ, सुअर अब सिर्फ इंसानों की नकल नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इंसानों की वो पूरी व्यवस्था ही अपना ली है जिसके खिलाफ उन्होंने पहली बार बगावत की थी। हमारे स्रोत उस आखिरी सीन का वर्णन बहुत ही मार्मिक तरीके से करते हैं। फार्म के बाकी जानवर खिड़की से उस कमरे के अंदर झांक रहे हैं जहां सुअर और आसपास के फार्म के इंसान एक साथ मेज पर बैठे हैं। हाँ, वे ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और वो दीवार जहां कभी समानता के साथ नियम लिखे थे, वहां अब सब कुछ मिटा दिया गया है। सब कुछ। सिर्फ एक ही वाक्य बचा है, सभी जानवर बराबर है, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा बराबर हैं। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। ये जो वाक्य है ना, ये सिर्फ भाषा का एक विरोधाभास नहीं है, ये इस बात की सबसे क्रूर स्वीकारोक्ति है कि समानता अब सिर्फ एक दिखावा भर है। सिर्फ एक शब्द रह गया है। बिल्कुल। ज्यादा बराबर होने का मतलब ही है कि पदानुक्रम यानी हायरार्की वापस आ गया है, नया वर्ग बन चुका है। और खिड़की से बाहर झांकते जानवरों के लिए सबसे बड़ा झटका वो नहीं है जो दीवार पे लिखा है, सबसे बड़ा झटका वो है
जो वे उस कमरे के अंदर देखते हैं। हाँ, वे एक सूअर का चेहरा देखते हैं, फिर एक इंसान का चेहरा देखते हैं और फिर वापस सूअर का। लेकिन वे अभी फर्क ही नहीं कर पाते कि कौन सूअर है और कौन इंसान। दोनों के चेहरे बिल्कुल एक जैसे हो चुके हैं। यहाँ नेपोलियन ने सिर्फ सत्ता हासिल नहीं की है, वो पूरी तरह से मिस्टर जोन्स बन चुका है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये दृश्य ये स्थापित करता है कि तानाशाही का चेहरा कोई भी हो सकता है। सही बात है। क्रांति का चक्र वापस उसी बिंदु पर आ गया है जहां से वो शुरू हुआ था। शोषित वर्ग ने एक अत्याचारी को हटाया, लेकिन उसी प्रक्रिया में उन्होंने एक नए अत्याचारी को जन्म दे दिया, जो शायद पुराने वाले से भी ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, क्योंकि वो उन्हीं के बीच से आया है और उनकी कमजोरियों को कहीं बेहतर समझता है। हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं अगर हम ये मान लें कि हर क्रांति अंततः एक नई तानाशाही में ही बदल जाती है? तो ये तो बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। क्या इस पूरी चर्चा का मतलब यह है कि सत्ता हमेशा भ्रष्ट करती है और आम जनता हमेशा बेवकूफ बनाई जाएगी? देखिए, निराशावादी होने के बजाय इसे एक चेतावनी के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। एक वार्निंग। हाँ, ये विश्लेषण ये नहीं कहता कि हर व्यवस्था फेल ही हो जाएगी। ये बताता है कि अगर सत्ता का केंद्रीकरण होगा, मतलब पावर एक ही जगह इकट्ठा होगी, अगर कोई वैक्यूम बनेगा जहां कुछ गिने चुने लोग फैसले लेंगे और हिंसा पर एकाधिकार रखेंगे, तो भ्रष्टाचार अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है। ये इस बात का प्रमाण है कि बिना निरंतर नागरिक जागरूकता के, बिना सवाल पूछे जाने की आजादी के कोई भी समाज सुरक्षित नहीं है। मतलब असली खतरा नेपोलियन जैसे नेताओं में नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था में है जो नेपोलियन को उभरने का मौका देती है। एकदम सही बात है। और उस थकावट में है जो आम जनता को सवाल पूछने से रोकती है। हमें ये देखना होगा कि जो लोग आज आजादी और समानता के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कल जब उनके हाथ में ताकत आएगी तो वे उस ताकत का क्या करेंगे? हाँ, क्या वे भी नियमों को धीरे धीरे अपनी सुविधा के लिए चादर के साथ या हद से ज्यादा में बदल देंगे? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है और इसी से जुड़ा एक और गहरा ढांचागत सवाल है जिसे हमें इस पूरी चर्चा के अंत में खुद से पूछना चाहिए। वो क्या? जब इतिहास बार बार ये दिखाता है कि सत्ता के केंद्र में पहुंचने वाला व्यक्ति या समूह अंततः पुराने तानाशाह का ही रूप ले लेता है। बिल्कुल ले लेता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या गलती इंसानों की नीयत में है या गलती सत्ता के उस पिरामिड वाले ढांचे में है जहां शीर्ष पर सिर्फ एक कुर्सी होती है? बहुत गहरा सवाल है। अगर शोषित वर्ग सच में कभी आजाद होना चाहता है तो क्या उन्हें सिर्फ उस कुर्सी पे बैठे व्यक्ति को बदलने की जरूरत है, या फिर सत्ता की उस कुर्सी और उस पिरामिड को ही पूरी तरह से विकेंद्रीकृत करके, मतलब डिसेंट्रलाइज करके हमेशा के लिए नष्ट कर देने की जरूरत है? इस बारे में गंभीरता से सोचिएगा।